हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, राम राम सबको। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो बज चुके हैं सुबह के 6:30 और आज है 28 फरवरी। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज हम जुड़े हुए हैं संडे को भी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसे कवर अप करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स मेरे प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, फटाफट एक बार सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना। और जहां पर भी आप जुड़े हुए हो, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है क्या, कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहनी है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर कर रखना है, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। और अगर हम बात करें तो अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना, बिलीव इन योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो शुरुआत करते हैं 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तब तक एक बात बता दो, वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, वीडियो क्लियर है कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, ऑल सेट। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ, लेकिन एनालिसिस नहीं, आज तो हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के ऑलरेडी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज जो है उसे कवर अप कर लिया था। बचा वाला पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का आज हम करने वाले हैं। तो जितने भी सेशंस, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पे आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में आना है, चोरी चोरी चुपके चुपके सेशन नहीं देखना है, आंसर करना स्टार्ट करना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, Where did PM Modi laid foundation stone for a Kaveri Basin refinery at an estimated cost of Indian rupees 31,500 crores? 31,500 करोड़ की अनुमति लागत पर कावेरी बेसिन रिफाइनरी के लिए पीएम मोदी जी ने कहां पर आधारशिला रखी है? तो आपको बताना है कि कावेरी बेसिन रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो है, इसकी आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा। एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 31,500 करोड़ रुपीस। इसकी आधारशिला जो है वो कहां पर रखी गई है? तो बिल्कुल आधारशिला कहां पर रखी गई है भाई, नागापट्टिनम तमिलनाडु में। कहां पर आधारशिला रखी गई है? नागापट्टिनम तमिलनाडु में इसकी क्या रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, Which city will host the second edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे एडिशन की बात हो रही है। पहला एडिशन भी वहीं पर हुआ था 2020 में मार्च में, दूसरा एडिशन भी वहीं पर होना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हुई है कहां पर? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर हम बात करें तो देखो, खेलो इंडिया के कौन कौन से गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सबसे पहला एडिशन 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली में, 2019 का एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 2020 का हुआ था गुवाहाटी असम में, और फोर्थ एडिशन की बात करें 2021 का कहां पर? पंचकुला हरियाणा में। ये कौन से हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। पहला एडिशन 2020 में हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में, 2021 का एडिशन कहां पर होना है? कर्नाटका में होना है। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिसका क्वेश्चन था, तो फर्स्ट एडिशन भी 2020 और 21 दोनों एडिशन कहां पर हुए हैं? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। और एक बात, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है 2021 की, ये कहां पर हुई थी? चिट्टन कारगिल लद्दाख में जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा सबसे पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये भी कहां पर बिगेन हुआ? कारगिल लद्दाख में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। कौन कौन से खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, एक जगह रहेंगे तो पीडीएफ से क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि क्या बना हुआ होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज किक्ड ऑफ इट्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप विद द इनॉग्रल 3-day लॉन्ग शेरपा मीटिंग। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? भारत ने 3 दिवसीय शेरपा की बैठक के उद्घाटन के साथ अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। आपको बताना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो सबसे पहला वाला किस देश में आयोजित किया गया था? तो अगर हम बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के समिट की, तो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? 2021 में इंडिया कर रहा है। आपको बताना है कि सबसे पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? तो भाई सबसे पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? रशिया ने कंडक्ट किया था। कहां पर हुआ था? रशिया में। तो अगर हम बात करें कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है, अगर हम बात करें तो वो कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन, जिसे किसने आयोजित किया? इंडिया ने आयोजित किया। सबसे पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था
2009 में। उस समय ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ करता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना समूह हुआ करता था। कहां पर हुआ था, रशिया में। इन्होंने साउथ अफ्रीका को तो बाद में जोड़ा था, कब जोड़ा था, 2010 में जोड़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखना इंडिया ने 2012 का ब्रिक्स सम्मेलन भी क्या किया है, होस्ट किया है, और 2016 का भी इंडिया ने होस्ट किया, और अब कब का होस्ट कर रहा है, 2021 का, ठीक है। ये इस बार का कौन सा सम्मेलन था, तो 13th समिट थी। कौन सी समिट थी, ये वाली 13th समिट थी। अगर हम बात करें तो जो 2014 का ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई थी। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में बना दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई, चाइना में। मार्कोस प्राडो इसके क्या है, प्रेसिडेंट, जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट है अनिल किशोर, जो क्या है, इंडियन है, भारतीय है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 2021? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। अगर हम बात करें तो ये जो है इसका विषय पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे थीम पूछ रहा है। तो इस बार की इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे की थीम क्या थी, वो थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस बार की क्या थी, थीम थी। Next question. Where is a permanent inland water transport IWT terminal planned to be constructed to facilitate uninterrupted movement of cargo to the northeastern state? Important है question. उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्गो की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन IWT टर्मिनल, मतलब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है उसे बनाने की योजना बनाई गई है। आपको बताना है कि कहां पर जो है ये योजना बनाई गई है, कहां पर एक परमानेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा जो आसानी से कार्गो के मूवमेंट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या कर पाएगा, इधर उधर भेज पाएगा। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है वो कहां पर बनाया जाना है, तो वो बनाया जाना है कहां पर, जोगीघोपा, कहां पर, असम में। कहां पर बनाया जाना है, जोगीघोपा, असम में बनाया जाना है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में क्या क्या जो है उसकी लॉन्चिंग की थी, तो महाबहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इससे वाटर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई जोगीघोपा, असम में। इससे अनइंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ कार्गो मिलेगा किसे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट जो है वो 3231 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द 143-year-old reconstructed Heritage Mary Building has been inaugurated in which place by PM Modi ji recently? 143 वर्षीय पुनर्निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस स्थान पर किया है? तो अगर हम बात करें तो ये हेरिटेज मैरी बिल्डिंग है, ये जो क्या किया जा रहा है, इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और कहां पर इसकी लॉन्चिंग की गई, तो बिल्कुल पुडुचेरी में इसकी क्या की गई है, लॉन्चिंग की गई है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कहां पे लॉन्च किए गए, पुडुचेरी में भी लॉन्च किए गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो NH45A में 4 लेन के बारे में लेनिंग की गई है, 4 लेन्स की सड़कों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग कराकल न्यू कैंपस में बनाने की बात कही। माइनर पोर्ट जो है वो पुडुचेरी में सागरमाला परियोजना के तहत बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। सिंथेटिक एथलेटिक अगर हम बात करें ट्रैक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुडुचेरी में बनाया जाएगा। 100 बेड के गर्ल्स हॉस्टल की बात की गई पुडुचेरी में मोदी जी के द्वारा, और रिकंस्ट्रक्शन होगा हेरिटेज मैरी बिल्डिंग की। पुडुचेरी कहां कहां पर न्यूज रहा, तो बहुत सारी चीजें जो है पुडुचेरी में बिल्कुल न्यूज में रही। यूनियन कैबिनेट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, कहां पर, पुडुचेरी में। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी ने रिजाइन किया। किरण बेदी जी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से जो है रिमूव किया गया। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दी गई तमिलिसाई सौंदररंजन। पुडुचेरी ने हाल ही में कोविड फ्री बाय 28 फरवरी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि 28 फरवरी तक पुडुचेरी को पूरी तरीके से कोविड मुक्त करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुडुचेरी का एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें तो पुडुचेरी ने 59th एनिवर्सरी अपने डी एजोर डे की मनाई थी। कब मनाई थी? 16th ऑफ अगस्त को। तो पुडुचेरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 में। इसकी
इसकी कैपिटल क्या है, पौंडीचेरी है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई पुडुचेरी में, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई, माहे, कराकल, यनम और जो है एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग बताओगे वो कौन सा है, पौंडीचेरी। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लोकसभा सीट कितनी है पुडुचेरी में, एक ही लोकसभा सीट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following web portal were launched to promote ease of doing business in India? भारत में ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया गया था। तो ease of doing business मतलब आसानी करना, बिजनेस को आसान करना, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उनके लिए बिजनेस करने में आसानी हो, इसके लिए जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था और उस वेब पोर्टल का नाम क्या था। ऑप्शन है आपके पास कार्डी, भारत मार्केट, ई ऑफिस या फिर पानी। तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करें तो कौन से वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो लॉन्च किया गया था कौन कौन से वेब पोर्टल को भाई, लॉन्च किया गया था कार डी की बात करें, और अगर हम बात करें तो किसके बारे में, पानी नाम के वेब पोर्टल को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो अगर हम बात करें कार डी की, तो कार्डी क्या है, तो कार्गो डेटा के बारे में बात की गई है, और पानी पोर्टल फॉर असेसमेंट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन दो पोर्टल्स को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें तो ये असम की बात करें तो असम में यहाँ पे क्या की गई थी, लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which organization got approval from RBI to acquire DHFL, that is Diwan Housing Finance Corporation Limited? दिवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए किस संगठन को आरबीआई से जो है परमिशन मिली है, अनुमोदन मिला है? तो अगर हम बात करें तो दिवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल को कौन सी कंपनी जो है वो एक्वायर करेगी, तो वो बिल्कुल कौन सी है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई है और ये जो डील हुई है, ये डील हुई है 35,000 करोड़ रुपीस की। कितने थी, 35,000 करोड़ रुपीस की ये डील हुई है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज 1500 करोड़ कैपिटल इनटू एक्सिम बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। Which among the following is not one of the functions of Exim Bank? भारत सरकार ने ये कहा है कि वो 1500 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए देगी, किसको, एग्जिम बैंक की पूंजी को बढ़ाने के लिए। एग्जिम क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। आपको बताना है कि इन सब में से एग्जिम बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पहला है फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स इन फॉरेन कंपनीज, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस देता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट देता है एक्सपोर्टर्स को, ऑफर करता है शॉर्ट टर्म लोन्स किनको, फॉरेन बैंक्स को, अंडरराइटिंग करता है स्टॉक्स की और इंगेज्ड होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में। तो आपको बताना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो भाई ये वाला फीचर तो होगा। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स भी बनाना फॉरेन कंट्रीज के साथ, ये भी सही होगा। इसके अलावा एग्जिम बैंक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी देगा। और अगर हम बात करें तो इसका काम कौन सा नहीं है, तो काम कौन सा नहीं है, ये क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं देता। एक्सपोर्टर्स को जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी देने का काम इसका नहीं है। वो काम किसका है, ईसीजीसी का, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये जो है एक्सपोर्टर्स को क्या प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखो टेबल टेनिस फेडरेशन न्यूज में बना रहा क्योंकि इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट जो है फिर से उन्हें बना दिया गया है। नाम लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। यहां पर पूछ रहा है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कहां पर है, लोसान स्विट्जरलैंड में है। लोसान एक जगह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल वैसे क्या है, बर्न है। और इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछता तो कहां पर हो जाता, वो कहां पर हो जाता, न्यू दिल्ली में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ डील टू एक्वायर 68% इन बिग बास्केट? भाई बिग बास्केट के बारे में सबने सुना होगा, जैसे बिग बाजार है वैसे बिग बास्केट काम करता है। किस संगठन ने बिग बास्केट की 68% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदेगा कौन, टाटा ग्रुप। किसकी बात की गई है, टाटा ग्रुप की बात की गई है।
तो टाटा ग्रुप जो है वो बहुत सारे जो है टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये जो स्टेक एक्वायर करेगा ये टाटा डिजिटल जो सब्सिडरी है टाटा सन्स की वो क्या करने वाली है एक्वायर करने वाली है। और अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है साइन जो डील हो रही है 9,500 करोड़ की ये क्या हो रही है डील साइन हो रही है। इसके अलावा अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स जो है वो 29% स्टेक बनाए रखेगा किसमें बिग बास्केट में। ठीक है, तो बिग बास्केट को भी जो है वो खरीदने की बात की गई है किसके द्वारा टाटा ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक एडीबी के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको जो है वो ये बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल की बात नहीं हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल एशियन डेवलपमेंट बैंक की किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया किन्हें वूचुंग ह्यूम को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है वूचुंग ह्यूम को बनाया गया है। अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट तो मसात्सुगु असाकावा ही है। ठीक है ना, वूचुंग ह्यूम को मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, मतलब प्रेसिडेंट के अंडर ये क्या करेंगे काम करेंगे। अब एडीबी ने हाल ही में बहुत सारे लोन अमाउंट दिए हैं। एडीबी ने 100 करोड़ का लोन दिया है मेदांता को कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। इसके अलावा एडीबी की बात करें तो 2.5 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए। 231 मिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है इंडिया ने एडीबी ने इंडिया को असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। डायरेक्टर की बात करें इंडिया की तरफ से ताकियो कुनिशु है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर कुमार है और मेंबर कंट्रीज कितनी है 68 और नई कंट्री कौन सी जुड़ी थी न्यू ही जुड़ी थी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। In February 2021, veteran Congress leader Captain Satish Sharma passed away. He was India's dash from 1993 to 1996. फरवरी 2021 में अनुभवी कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है। वे 1993 से लेकर 1996 तक भारत के किस पद पर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो वो कौन से मिनिस्टर रहे हैं, तो ये रहे थे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन से मिनिस्टर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रहे थे 1993 से 1996 तक। अगर हम बात करें तो इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे नरसिम्हा राव सरकार के अंडर। इसके अलावा इन्होंने अमेठी 1991 में अमेठी से जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। ठीक है ना, फॉलोइंग द डेथ ऑफ राजीव गांधी जी की डेथ के बाद। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन विच वाज रिसेंटली कमीशन बाय द इंडियन नेवी। आपको बताना है तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। तो तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी थी, आईएनएस करंज थी। कौन सी थी, आईएनएस करंज थी। यस, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट हाउ मच परसेंट इज बैंक क्रेडिट ग्रोथ ऑफ फिस्कल ईयर 2020 लेवल्ड। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 की बात करें तो कितने प्रतिशत जो है बैंक ऋण वृद्धि जो है वो बढ़ी है। तो आपको बताना है बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कितने परसेंट बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से। तो बैंक ऋण वृद्धि हुई है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, बैंक ने ज्यादा जो है ऋण वृद्धि दी है। और कितना ऋण बढ़ा है, और वो बढ़ा है कितना 90%। कितना डेटा निकल कर आया है 90% जो है वो बैंकों के द्वारा क्रेडिट दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who authored the book Indian Economy's Greatest Crisis, Impact of Coronavirus and the Road Ahead? Indian Economy Greatest Crisis and the Impact of Coronavirus, ये जो बुक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है कि India's Economy Greatest Crisis, Impact of Coronavirus and the Road Ahead, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल इस बुक को लिखा गया अरुण कुमार के द्वारा। तो अरुण कुमार जी ने बहुत सारी बुक्स को जो है हाल ही में लिखा था। अब अरुण कुमार की बात करें तो इनकी पॉपुलर बुक्स कौन कौन सी रही हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, परसिस्टिंग कोलोनियल डिसरप्शन, अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया, डीमोनेटाइजेशन एंड द ब्लैक मनी, द ग्राउंड स्कॉचिंग टैक्स। ये सारी की सारी बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, अरुण कुमार के द्वारा लिखी गई हैं। ये एक वेटरन इंडियन इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ अच्छे ऑथर भी हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which was the Lok Sabha constituency of Labour Minister Santosh Kumar Gangwar जी in 2019? 2019 में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? तो अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष सिंह गंगवार जी हैं। आपको बताना है कि इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है, चुनावी क्षेत्र कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा रहा था? बरेली यूपी रहा था। कौन सा रहा था? बरेली यूपी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has received the award for fastest implementation of प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे तेज कार्यवाहन के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला है? तो फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन किया गया है, बहुत तेजी से इस योजना को लागू किया गया है और बहुत सारे लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया गया। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन से स्टेट को जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है? तो वो कौन सा है भाई? यूपी है। बिल्कुल किस स्टेट को दिया गया? यूपी को दिया गया। अब यूपी की अगर हम बात करें तो कहां-कहां पर न्यूज़ में रहा यूपी? अगर हम बात करें तो यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर लाइसेंस मिल गया है। तो ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा कहां पर? यूपी में। राम टेम्पल जो है उसका टैब्ल्यू झांकी जो है वो रिपब्लिक डे परेड में जिसने पहला पुरस्कार जीता था। यूपी की बात करें तो पहला स्टेट बन गया कंट्री में जिसने पेपरलेस बजट को क्या किया था? टेबल किया था। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने याद है ना डीआरडीओ का स्किल सेंटर फायर ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए पिलखोवा यूपी में ही क्या किया था? इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा अभ्युदय योजना जो है ये भी यूपी की है। अगर हम बात करें तो हाल ही में मोदी जी ने महाराज सुहेलदेव मेमोरियल और चित्तौरा लेक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बहरेच यूपी में क्या किया? लॉन्च किया। यूपी ने किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई। लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 16 डिजिट का यूनिकोड बनाया गया। वरासत कैंपेन यूपी ने लॉन्च किया जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट झगड़े होते हैं ग्रामीण इलाकों में उसके लिए। एडीबी और इंडिया के बीच में 300 मिलियन यूएस डॉलर का अग्रीमेंट साइन हुआ था यूपी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए। उद्यम सारथी ऐप की बात करें तो 71st फाउंडेशन डे 24 जनवरी को यूपी का मनाया गया। उस दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया और कीथम लेक जिसे सुरसा रिवर लेक भी कहा जाता है जो आगरा यूपी में लोकेटेड है, इसे हाल ही में रामसर साइट में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अब सुनना ध्यान से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सरकार ने लॉन्च किया था कब? 2019 में। कब लॉन्च किया था? 2019 में इसे क्या किया गया था भाई? लॉन्च किया गया था। किसे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें तो इस जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उद्देश्य ये है कि सबसे पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और सरकार जो है इसमें इनकम सपोर्ट देती है, पैसा देती है, 6,000 रुपए सालाना देती है हर एक परिवार को। किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है, तो फाइनेंशियल नीड्स को और डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इस स्कीम के तहत 2 हेक्टेयर तक की अगर भूमि है तो सरकार जो है 6,000 रुपए सालाना देती है पर फैमिली को और अमाउंट जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है 2-2 हजार के। और अगर हम बात करें तो 4-4 महीने के इंटरवल में इस अमाउंट को दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि कब लॉन्च की गई थी, कितना अमाउंट दिया जाता है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The sustainable electric two-wheeler named Pimo has been developed by which institution? एक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको दिख रहा है पीमो नाम को, आपको बताना है कि इस पीमो नाम के इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसके द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? तो किसने विकसित किया है? बिल्कुल आईआईटी मद्रास ने इसे क्या किया है? विकसित किया है। किसने विकसित किया भाई? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान जी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 11th IEF OPEC symposium on energy outlooks held virtually. The symposium was under the patronage of which country? धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में 3 ऑर्गेनाइजेशन की संगोष्ठी में ऊर्जा आउटलुक पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको बताना है कि ये संगोष्ठी जो है वो कौन सी कंट्री ने आयोजित की थी। तो अगर हम बात करें तो ये IEA, IEF और OPEC का तीनों का एक साथ सिंपोजियम हुआ है और ये जो सिंपोजियम हुआ है, संगोष्ठी हुई है, ये किस कंट्री की अध्यक्षता में हुई है? तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री थी? सऊदी अरेबिया। IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। IEF क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जिसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। ओपेक के बारे में सबको पता है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की मिलकर ऊर्जा आउटलुक पर एक संगोष्ठी हुई थी 11वीं नंबर की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया की तरफ से क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन किया था। और कौन सी कंट्री जो है इसकी हेड रही थी? तो अध्यक्षता किस कंट्री ने की? तो बिल्कुल किसने की? सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How much amount of the PLI scheme has been approved by the government for telecom equipment and networking product manufacturing recently? दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए सरकार द्वारा PLI योजना को कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो अगर हम बात करें तो बजट में घोषणा कर दी गई है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलेगी, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और सबसे पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट और नेटवर्किंग प्रोडक्ट में PLI स्कीम को लाया गया है, जिसमें इनके सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाया जाएगा। कितना अमाउंट दिया गया है? तो बिल्कुल कितना अमाउंट दिया गया है? 12,195 करोड़ रुपीस दिया गया है PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन whom Japan has conferred the Order of Rising Sun Gold and Silver Ray Honor recently। उस भारतीय का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे सम्मान से सम्मानित किया है। तो बिल्कुल सम्मान जो मिला है वो इंडिया के किसे दिया गया है? जापान के द्वारा ये दिया गया है थंगजम धबाली सिंह को दिया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो थंगजम धबाली सिंह जी को, जो मणिपुर के डॉक्टर हैं, इन्हें जापानीज ऑनर जो है वो दिया गया है, द राइजिंग सन दिया गया है। तो जिस तरीके से इन्होंने क्या किया है, ये एक डॉक्टर है और जिस तरीके से इन्होंने नॉन मिलिट्री और ए पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को ट्रीट किया है उसके लिए इन्हें क्या दिया गया है? इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The Robocon named Tiger X1 is an ultimate mobility vehicle launched by which company? Tiger X1 नाम की याद है ना, रोबो कार आई थी जो अगर हम बात करें तो नॉर्मल पृथ्वी के सर्विस पर भी चल पाएगी, स्पेस पर भी चल पाएगी। किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई जो है मोबिलिटी वाहन है, तो हर जगह मूव कर पाएगा। और रोबो कार टाइगर X1 किसने बनाई है? Hyundai मोटर्स ने बनाई है। किसने बनाई? Hyundai मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, The name of the IPL team Kings 11 Punjab has been rebranded. What was the new name of the team? IPL टीम 11 अगर हम बात करें Kings 11 पंजाब का नाम जो है वो चेंज किया गया है। अब टीम का नया नाम क्या है? तो Kings 11 पंजाब टीम का नया नाम क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स कर दिया गया है। भाई नाम क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which multinational company will begin its first device manufacturing line in India along with contract manufacturer Cloud Network Technology, a subsidiary of Foxconn, for promotion of electronic devices at Chennai by the end of 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी 2021 के अंत तक चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी अनुबंध निर्माता क्लाउड नेटवर्क प्रौद्योगिकी के साथ भारत में अपनी पहली डिवाइस विनिर्माण लाइन शुरू करेगी? तो आपको बताना है फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कौन सी कंपनी स्टार्ट करने वाली है? तो बिल्कुल फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग जो है लाइन बनाई जाएगी कहां पर? चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। और ये जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी ये कौन बना रहा है? भाई Amazon बना रहा है। कौन बना रहा है? Amazon बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which states get recognition at 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस राज्य को मान्यता प्राप्त हुई है? तो वो बिल्कुल कौन सा राज्य है? हैदराबाद है। कौन सा राज्य है? हैदराबाद है। तो अगर हम बात करें तो यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है हैदराबाद को ये दर्जा मिल गया है। और हैदराबाद को ये दर्जा किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा ये दर्जा मिला है। जिस तरीके से अर्बन एरियाज में उसने ट्री प्लांटेशन किया है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB हैज रिसीव्ड द एशियाज एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 अवॉर्डेड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा एशिया का एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को जो है एशिया का एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया है। भाई किसने दिया है? तो यूनिप ने दिया है। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? नायरोबी केनिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्ड पैक्ट विद विच कंट्री टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन? भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बिल्कुल बजट में भी हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर दी गई है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो फ्यूल्स के तौर पर किया जाएगा जिससे पोल्यूशन कम हो गाड़ियों से निकलने वाला। और दिल्ली में बहुत सारी हाइड्रोजन CNG बसेस भी चलने लग गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की है हाइड्रोजन पर। तो किस कंट्री के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो नॉर्वे के साथ हुआ है। किस कंट्री के साथ हुआ है? नॉर्वे
नॉर्वे के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, Which state has recently sanctioned rupees 9 crore to build smart Anganwadis by converting the conventional Anganwadis into smart structures with better amenities? हाल ही में किस राज्य ने जो पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्र चला करते तो उसमें बेहतर सुविधाओं के लिए स्मार्ट आंगनवाड़ी को परिवर्तित किया जाएगा और जो है 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कहां पर बनेंगे? तो बिल्कुल कहां पर बनने हैं भाई? केरला में बनने हैं। तो केरला की बात करें तो केरला में डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट एवर स्किल सेंटर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लेड इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय होगा और कहां पर बनेगा? असम में बनेगा। कहां पर बनेगा? असम में बनाया जाएगा। ठीक है, तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी को आप देख लो, जिन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ईस्टर्न इंडिया की बनेगी असम में, जिसको कंप्लीट किया जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग्स विच बैंक अंडर इट्स रेगुलेटरी परव्यू? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में लाया है? तो आरबीआई ने किस बैंक को हाल ही में जो अपनी रेगुलेशन में लेकर आया है? तो बिल्कुल वो कौन सा रहा? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम रहा। तो अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की, तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है उसे बनाया गया था कब? 1973 में उसे क्या किया गया था? बनाया गया था, जो अभी तक सिक्किम गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था। अब आरबीआई ने इसे अपने कंट्रोल में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which become the first state or union territory in India to launch Carbon Watch, a mobile application to access the carbon footprint of an individual? किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आंकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच नाम की लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो कार्बन वॉच नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसमें इंडिविजुअल्स की हमारी कार्बन फुटप्रिंट को जाना जाएगा, मतलब हम कितना धुआं फैला रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें तो वो ट्रैवल करके फैला रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें तो वेस्टेज कर रहे हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट के लिए कार्बन वॉच नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? तो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी वो बन गई है कौन सी? चंडीगढ़। किसने लॉन्च किया है भाई? चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The Assam government announced that the wage of the tea garden workers will be increased from 167 rupees to 217 rupees per day. Which committee is created for this? असम सरकार ने चाय बागानों के श्रमिकों का वेतन जो है वो बढ़ाने की बात की है। इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो इसके लिए बनाई गई है जेबी इक्का समिति। कौन सी कमेटी बनाई गई है? तो इसके लिए बनाई गई जेबी इक्का कमेटी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए जो है एक वन मैन कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेबी इक्का जी के अंडर क्या की गई है? बनाई गई है, जिसमें इनके जो है आय को बढ़ाने की क्या की गई है? बातचीत की गई है। और इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1000 करोड़ रुपए दिया है टी वर्कर्स जो असम और वेस्ट बंगाल के हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, 38 एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? आपको बताना है कि जो 38 एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट रहा था, ये रिलेटेड टू बॉक्सिंग है, ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो कौन सा देश था? मोंटेनेग्रो जो था उसमें आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें तो जिसमें इंडियंस विमेन बॉक्सिंग कंटिजेंट ने बिल्कुल धूम मचाई थी। अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम कैटेगरी में, इसके अलावा नायरोम जो चानू है 51 किलोग्राम कैटेगरी की बात करें तो इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स लेकर आया था। तो इंडिया की कंटिजेंट ने बिल्कुल धूम मचाई थी। तो ये कहां पर हुआ था? मोंटेनेग्रो में। मोंटेनेग्रो की बात करें तो ये एक बाल्कन कंट्री है जिसकी कैपिटल पोर्टोरिको है और जिसकी करेंसी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, which Indian freedom fighter name has been recommended by the Ministry of Education to rename for residential schools and hostel models under समग्र शिक्षा स्कीम? शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम का समागम शिक्षा योजना के तहत आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम पर रखने की सिफारिश की है? तो समग्र शिक्षा स्कीम के तहत जो है रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स का नाम चेंज कर दिया जाएगा उस फ्रीडम फाइटर के नाम पर। और उस फ्रीडम फाइटर का नाम क्या है? बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? मोदी जी ने हाल ही में इसकी भी लॉन्चिंग की थी। और
कासरगोड जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है कहाँ का भाई? केरला का है। कहाँ का है? केरला का है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन वाज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एंड 2021 मार्क्स द 28th कॉमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया गया? और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस का 20वां अंकलन जो है या संस्करण जो है वो हुआ है। आपको बताना है क्या कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया गया? भाई वर्ल्ड कैंसर डे तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये लिखकर बताओगे आप कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है। ये क्या है? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है। मतलब जो छोटे बच्चे और जो वयस्क रहते हैं उनमें जो कैंसर हो जाता है उससे अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। कब? 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना नेशनल कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, नेम द ओनली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय इतिहास में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो आपको बताना है कि वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी काम किया है वो कौन रहे हैं? तो बिल्कुल वो रहे हैं मनमोहन सिंह जी, जो आरबीआई के 15वें नंबर के 15 नंबर के गवर्नर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है आरबीआई के 15वें गवर्नर रहने के साथ साथ ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और देश के क्या भी रहे? प्राइम मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल। और एट प्रेजेंट आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है कौन? शक्तिकांता दास जी। तो आज अगर हम बात करें तो 13th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के 2004 से लेकर 2014 तक कौन? मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे 1982 से लेकर 1985 तक। आरबीआई के 15th नंबर के गवर्नर रहे, 15वें नंबर के गवर्नर रहे। तो अगर हम बात करें तो आज के क्वेश्चंस जो है यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप जो है क्वेश्चंस थोड़े टफ थे लेकिन आप लोगों के आंसर्स जो है वो सही हुए होंगे। तो बिल्कुल अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि कितने सही हुए हैं। और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच जो उसकी शुरुआत हो रही है 3 मार्च से सुबह 8 से लेकर दोपहर में 12:30 तक। तो कुछ क्लासेस जूम पर और कुछ क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट पर क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो। अगर हम बात करें जितने भी प्यारे साथी अभी तक टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट हुए हैं तो आप टेलीग्राम में सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो? पिंग कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े थे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाएं और बढ़िया से क्या करें? अपने संडे को एंजॉय करें। हैप्पी संडे टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बढ़िया से मस्त होकर खुशी खुशी पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।